नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत करता हूं। हम सभी लोग कृषि अर्थशास्त्र योजनाओं के अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश का बजट कवर कर लिया है तथा अब एमएसपी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एमएसपी के करीब 2-3 क्लासेस होगी, तो हमारी एक क्लास हो गई है। उसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने जो एमएसपी के मेथड हमने उन पर बात कर ली थी और हमारा सभी लोग एक C2 मेथड है उस पर हम सभी लोग बात करेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था A2 मेथड, A2 + FL मेथड। अब हम C2 मेथड पर बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है। तो उससे पहले जो हमारे चैनल पर हमारे मित्रगण नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो क्लासेस अपलोड हों आप सभी लोगों को उचित समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। तो समय की बर्बादी ना करते हुए हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक बार रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। जो एमएसपी की गणना है हम सभी लोगों ने CACP द्वारा, जो हमारा लागत आयोग है, उत्पाद लागत पर विचार करता है। उत्पाद जो लागत हमारी है उस पर विचार करेगा। ठीक है दोस्तों, उत्पाद लागत के जो मेथड है उसके अंतर्गत क्या है, A2 मेथड, A2 + FL मेथड, A2 मेथड ये हो गया हमारा। अगला हो गया A2 + FL मेथड, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा होगा C2 मेथड, ये रहा आपका। तो इन सब पर बात करेंगे। तो ये हमारे 3 मेथड हैं। जब एमएसपी पर हमारी सरकार के द्वारा जब एमएसपी निर्धारित करी जाती है तो इन सभी मेथड को ध्यान में रखा जाता है। हालांकि अब काफ़ी समय से C2 और इन्हीं मेथडों को ध्यान में रखा जाता है। तो बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कौन कौन से मुद्दे हैं, सभी पर चर्चा करते हैं आराम से। तो पहले हम सभी लोग अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा इन मेथड के बारे में, क्योंकि ये पूछे भी गए हैं। PCS के एग्जाम में भी एक बार पूछा गया है प्रश्न यह। देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि A2 मेथड में क्या है, प्रत्यक्ष लागत। हम सभी लोगों ने चर्चा किया था कि प्रत्यक्ष लागत है क्या। तो जैसे जो बीज है, उर्वरक हैं, सिंचाई आदि में लगने वाली लागत, तात्पर्य क्या है, प्रत्यक्ष लागत का तात्पर्य क्या है। जैसे हम किसी भी फसल को बोने से पहले निराई गुड़ाई जुताई बुआई जो भी करते हैं, बीज डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, खाद पानी डालते हैं उसमें, ठीक है, सींचते हैं। तो सींचने में जो कास्ट आती है, लागत आती है, जो इनपुट कास्ट होती हैं, वह सभी A2 मेथड के अंतर्गत ध्यान में रखी जाती हैं। A2 + FL मेथड में क्या होता है, तो A2 + अवैतनिक पारिवारिक श्रम, A2 + अवैतनिक पारिवारिक श्रम, इसका तात्पर्य क्या है। तो A2 मेथड का हमने बात करी थी। A2 मेथड का तात्पर्य तो यही है, यही सभी जो A2 मेथड आपका है, तो इसमें सब प्रत्यक्ष लागत आ जाएगी। प्रत्यक्ष लागत क्या है उसको हमने समझ लिया था पूर्व के लेक्चर में। प्रत्यक्ष लागत प्लस FL मेथड क्या है, तो FL मेथड को भी शामिल किया गया अगले मेथड में। तो FL मेथड में अवैतनिक पारिवारिक श्रम शामिल किया जाता है। तो अवैतनिक पारिवारिक श्रम का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है इसका, पारिवारिक श्रम का तात्पर्य है कि जिससे कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है। जैसे कि हम सभी लोग बात करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एक परिवार में करीब 8 लोग हैं, ठीक है, 8 लोग हैं और कोई हम फसल बोने जा रहे हैं। तो उसके अंतर्गत क्या होता है, 4 लोग जैसे खेती में लगे हुए हैं तो उनको हम अलग से कोई श्रम नहीं देते हैं। और जो 4 अन्य लोग हैं जो हम जैसे मजदूर लगाते हैं, मान लेते हैं जैसे हमारा खेत है, ठीक है, इसमें दोस्तों कुल करीब 15 लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ये 5 बीघे का एक खेत है, उसमें करीब 15 लोग कार्य कर रहे हैं। तो इसमें 5 जो सदस्य हैं हमारे परिवार के ही हैं, 5 सदस्य परिवार के हैं, तथा प्लस 10 जो हैं अन्य हैं, 10 जो हमारे मजदूर हैं। तो मजदूरों को क्या करते हैं हम सभी लोग, पारिवारिक श्रम जो नहीं देते हैं, मतलब अपने जो परिवार के सदस्य होते हैं इनको हम कोई पैसा नहीं देते हैं, ठीक है। तो 10 मजदूर हैं, उनको पैसा देते हैं। तो यही कहने का तात्पर्य है कि अवैतनिक पारिवारिक श्रम जो इनका मूल्य होगा वह इसमें शामिल किया जाएगा A2 + FL मेथड में। तो अगला हमारा मेथड क्या है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अगला हमारा मेथड है C2 मेथड। अगला हमारा मेथड क्या है, अगला हमारा मेथड है C2 मेथड। तो इसको देखते हैं क्या है, A2 + FL किसान स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति का किराया तथा ब्याज, ठीक है। तो ये है। तो A2 हमने बात कर ली थी, इसमें प्रत्यक्ष लागत हो गई। FL में हमने बात कर ली, इसमें अवैतनिक पारिवारिक श्रम भी हो गया। और जो C2 मेथड है इसमें किसान स्वामित्व वाली भूमि, जो किसान है उसके स्वामित्व वाली जो भूमि है और जो उसकी अचल संपत्ति का जो उसकी भूमि का जो किराया है वह, तथा उस पर मिलने वाला जो ब्याज है वो सभी शामिल किए जाएंगे C2 मेथड को। तो वर्तमान समय में एक अभिजीत सिंह करके सेन करके एक कमेटी थी, उसकी सिफारिश के आधार पर इसी समय ध्यान में C2 मेथड को रखा जाता है। नोट, एमएसपी की सिफारिश करते समय CACP द्वारा A2 + FL मेथड एवं C2 मेथड दोनों को ध्यान में रखा जाता है। ये PCS की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, तभी हमने इस तथ्य को शामिल किया है क्योंकि पूछा हुआ था। तो A2 + FL मेथड एवं C2 मेथड दोनों को ध्यान में रखा जाता है। एमएसपी को वैधानिक रूप से समर्थन नहीं प्राप्त है। देखो दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है, जो हमारी एमएसपी है
उसको कोई संवैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है। संवैधानिक समर्थन का तात्पर्य यह है कि संविधान में शामिल नहीं है, जैसे मौलिक अधिकार की तरह से कोई संविधान में शामिल नहीं है कि आपको यह आवश्यक रूप से ही मिलना है। ठीक है, ये कोई आवश्यक नहीं है, सरकार अगर चाहेगी तभी आपको प्रदान की जाएगी। इसके लिए आपको अधिकार के रूप में इसकी मांग नहीं कर सकते कि नहीं हमें चाहिए ही, तो इसको वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है। कोई भी किसान अपने अधिकार के रूप में एमएसपी की मांग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हालांकि भी जैसे किसान 2.0 जो आंदोलन हमारा चल रहा है कि हमारे किसान भाइयों का, किसान 2.0 जो आंदोलन था इसी को लेकर के था कि एमएसपी को कोई अपना वैधानिक अधिकार प्रदान कर दिए जाएंगे, इससे संबंधित भी बातें उसमें शामिल हैं। खैर ये अपने टॉपिक की अलग हटके बात है थोड़ा। A2+FL मेथड किसान स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति का किराया तथा ब्याज, ये हो गया आपका शामिल है। तो A2+FL मेथड एवं C2 मेथड दोनों का ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान समय में वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है। इससे संबंधित जैसे आ गया एमएसपी से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, तो आप सभी लोग इसके बारे में इस बात को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, जो CACP इसका फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जा सकता है कि CACP का फुल फॉर्म क्या है। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस, ये आपका फुल फॉर्म हो गया। मंत्रालय कौन सा है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है दोस्तों, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जिसके अंतर्गत यह कार्य करता है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें CACP के कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस की अगर स्थापना की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। इसमें इसकी जो मतलब इसकी जो संरचना है, इसका संगठन होता है, कैसा होता है, कौन कौन शामिल होता है, तो एक अध्यक्ष हो गया, इसमें सदस्य सचिव हो गया, एक सरकारी सदस्य होगा, 2 गैर सरकारी सदस्य होंगे। कितने, 2 गैर सरकारी सदस्य होंगे और एक जो होगा आपका सरकारी सदस्य होगा। तो इसमें एक सरकारी सदस्य रहेगा, 2 गैर सरकारी सदस्य शामिल होंगे। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी तथा इसका एक अध्यक्ष रहेगा। अब हम बात करते हैं गन्ने की। जो हमारा गन्ना है दोस्तों, यह एमएसपी के स्थान पर उचित एवं लाभकारी मूल्य, फेयर एंड रेमुनेरेटिव प्राइस जारी करी जाती है, अर्थात FRP। तो FRP अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप सभी लोग फेयर एंड रेमुनेरेटिव प्राइस बताएंगे, घोषणा करी जाती है। तो गन्ने के लिए क्या जारी करा जाता है, एमएसपी नहीं जारी की जाती है। गन्ने के लिए एमएसपी ना जारी करके FRP जारी करी जाती है, उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। एमएसपी के CACP मूल्य का निर्धारण करता है। एमएसपी की अगर हम बात करें, निर्धारण कौन करता है, तो जो हमारा कृषि कीमत एवं लागत आयोग जो है वो, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, CACP मूल्य का क्या करता है, निर्धारण करता है। मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो CACP करता है। जबकि अंतिम निर्णय कौन करता है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। यह प्रश्न आया हुआ है कि मतलब दोस्तों एमएसपी के संबंध में, एमएसपी के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है, अंतिम निर्णय कौन करता है। तो एमएसपी के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है, अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप सभी लोग क्या कहेंगे, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। जैसे मान लेते हैं ऑप्शन दे दिया गया आपका, ए ऑप्शन दे दिया गया CACP, इसको आप फुल फॉर्म तरीके समझिए जो आपका आयोग है वह, और बी हो गया आपका CCEA हो गया, सी हो गया आपका नीति आयोग हो गया, सी ऑप्शन हो गया नीति आयोग, डी ऑप्शन हो गया योजना आयोग, क्या हो गया, योजना आयोग। तो आप लोग इसमें कौन सा टिक करेंगे, CCEA अर्थात आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। कौन सी, तो दोस्तों आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो एमएसपी के लिए सिफारिश कौन करता है, CACP करता है, ठीक है। निर्धारण मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो CACP करता है। अगर हम बात करते हैं अंतिम निर्णय की, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है वो करती है। अच्छा, इसका कभी कभी यह भी प्रश्न आता है, कौन सा प्रश्न आता है, इस पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों। हम सभी लोग यहाँ पर संभावित प्रश्न भी बात करेंगे, संभावित प्रश्न कौन बन सकते हैं और टॉपिक क्या है उस पर उसको तो हम विस्तृत से हम सभी लोग समझते हैं। यह जो आपका एमएसपी का नोट्स तैयार किया गया कई इंटरनेट साइट्स को छानने के बाद और जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनसे तथ्य निकालने के बाद, संग्रह करने के बाद तैयार किया गया। तो उम्मीद है आप सभी लोगों के यह काम आए और अच्छे से आप पढ़ भी लीजिए। इसमें जो ज़रूरी फसलें हमने उसकी एमएसपी भी शामिल करी है। कभी कोई प्रश्न हमें देखने को मित्रों यह मिलता है कि जो CCEA
अर्थात आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है का अध्यक्ष कौन होता है? का अध्यक्ष कौन होता है? ये हो गया आपका प्रधानमंत्री, ये हो गया आपका पीएम, बी हो गया आपका होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अर्थात गृह मंत्री, सी हो गया आपका मुख्यमंत्री राज्य विशेष के, डी हो गया आपका कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रधानमंत्री। हमने यहाँ पर नोट भी करा है कि इसका जो प्रधानमंत्री अध्यक्ष जो होते हैं उसके कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। तो एमएसपी के प्रयोग को फिर से समझते हैं कि गन्ने के जो एमएसपी जो है गन्ने के लिए क्या किया जाता है? गन्ने के लिए एमएसपी के स्थान पर उचित एवं लाभकारी मूल्य अर्थात फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस एफआरपी की घोषणा करी जाती है तथा एमएसपी के सीएसीपी मूल्य का निर्धारण करता है। जबकि अंतिम निर्णय आर्थिक जो हमारा आयोग है, लागत आयोग जो है वह क्या करता है? जो एमएसपी का निर्धारण करता है। जबकि अगर हम बात करें अंतिम निर्णय की तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति इसकी जो अंतिम निर्णय इस बात पर करते हैं कि जैसे मान लेते हैं किसी फसल के लिए एमएसपी आयोग के द्वारा निर्धारित की गई। मान लेते धान के लिए धान की जो एमएसपी है उसके लिए करीब 3000 रुपये निर्धारित किया गया। ठीक है, तो यह क्या किया गया करेगा? सिफारिश अपनी भेज देगा। ठीक है, तो इस पर अंतिम मोहर कौन लगाएगा या निर्णय कौन लेगा? यह दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा? तो अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है वह करेगी, जिसके मुख्य रूप से अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। अब हम सभी लोग क्या करेंगे? एमएसपी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। क्या करेंगे? जो एमएसपी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर बात कर लेते हैं, जो आपके प्रश्न जिनसे बन सकते हैं। एमएसपी पहली बार केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 1966-67 में, अगर हम दशक की बात करें तो वर्ष 1960 के दशक में, यह भी प्रश्न बना था तो 1960 के दशक में। तो एमएसपी पर पहली बार केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 1966-67 में लागू करी गई तथा पहली बार गेहूं का एमएसपी, किस फसल का एमएसपी? तो गेहूं का एमएसपी 54 रुपये प्रति कुंटल तय किया गया। कितने रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से तय किया गया? तो 54 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से तय करा गया। वर्ष 1960 के दशक में एमएसपी लागू की गई थी। तो एमएसपी पहली बार केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 1966-67 में लागू करी गई। पहली बार किस फसल को लेकर के लागू करी गई? तो गेहूं की फसल को लेकर के। कितने रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से? तो 54 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से तय करी गई थी। कृषि लागत और मूल्य आयोग, सीएसीपी का फुल फॉर्म हमने ऊपर बात कर ली थी। तो इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग को कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था। तो पूर्व में क्या किया जाता था? जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है उसको पूर्व में कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था। तो ये जो है लागत शब्द इसमें शामिल नहीं था, सीधे कृषि मूल्य और आयोग शब्द शामिल था। क्या था? तो पहले कृषि मूल्य आयोग था, फिर उसको बाद में वर्ष 1985 में कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका नाम दे दिया गया। कब कर दिया गया? तो वर्ष 1985 में कर दिया गया। कब किया गया? तो वर्ष 1985 में। तो कृषि मूल्य आयोग को कृषि लागत और मूल्य आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। अगर हम सन की बात करें, वर्ष की बात करें, तो वर्ष 1985 में परिवर्तित कर दिया गया। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सीएसीपी को कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसे वर्ष 1985 में कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम के अंतर्गत, अच्छा इससे रिलेटेड एक प्रश्न बना था तो हमने उसके महत्वपूर्ण जो तथ्य थे हमने शामिल कर लिए हैं। तो अब लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है भारतीय खाद्य निगम। ये भी प्रश्न आया हुआ है एमएसपी के ही अंतर्गत, जो एमएसपी का टॉपिक है इससे ही रिलेटेड करके पूछा गया है। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम वर्ष 1964 के अंतर्गत करी गई। कब करी गई? तो वर्ष 1964 के अंतर्गत करी गई। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय के रूप में करी गई। ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जो पूरे देश में खाद्यान्न का वितरण करा जाता है उसके लिए कौन सी प्रणाली जो हमारी है वह जिम्मेदार है? तो पीडीएस प्रणाली,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली यह इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय के रूप में करी गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पूरे देश में खाद्यान्न का वितरण किया गया। अब हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हमारे उस पर सभी बात कर लेते हैं। 2015 अगर हम 2015 की बात करें तो शांता कुमारी समिति 2015 की अगर हम बात करते हैं तो शांता कुमारी समिति ने एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। तो क्या प्रस्तुत करी थी कि एमएसपी को मात्र 6 एमएसपी जो हमारी निर्धारित है उसका मात्र 6% जो लीगल है मात्र 6% प्राप्त हुआ है किसानों को। जो हमारे किसान भाई हैं तो उसका मात्र 6% प्राप्त हुआ, जबकि जो 94% हैं एमएसपी के लाभ से वंचित रह गए। कितने परसेंट? जो 94, मान लेते हैं 100 हैं, मान लेते हैं हमारे 100 किसान हैं, हमारे मान लेते हैं 100 किसान हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या किया, इसमें जो 6 किसान हैं 6 किसानों को ही मात्र एमएसपी प्राप्त हुई है, जबकि जो 94 किसान हैं हमारे उनको एमएसपी का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो एमएसपी के जो लाभ से वंचित रह गए किसानों को एमएसपी का मात्र 6% प्राप्त हुआ है। शांता कुमारी रिपोर्ट ने कहा था, जिसका 2015 में गठन करा गया था, 94% किसानों को एमएसपी का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। केंद्रीय बजट 2018-19 एमएसपी को अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर निर्धारित करने की बात कही गई। 2018-19 में जो केंद्रीय बजट जो प्रत्येक वर्ष बजट प्रस्तुत होता है सरकार के माध्यम से वित्त वर्ष के माध्यम से, वित्तीय वर्ष में 2018-19 में एमएसपी को अखिल भारतीय औसत उत्पादन के लागत के कम से कम 1.5 गुना स्तर पर निर्धारित करने की बात कही गई थी। तो यहाँ पूछा जाता है कि मतलब कितने स्तर पर गणना करने की बात कही जाती है एमएसपी की, तो 1.5 गुना, अर्थात जो लागत है उसका 1.5 गुना होना चाहिए, कम से कम जो लागत है उसका 1.5 गुना होना चाहिए। प्रश्न पूछा गया तो इसको आप लोग याद रखें, कितने गुना, तो 1.5 गुना। अब हम बात कर लेते हैं कि एमएसपी हमने सभी अहम जो मुद्दे हमने उन सभी मुद्दों पर हम लोगों ने बात कर ली। शायद संभवतः हमारी एमएसपी की आज आखिरी क्लास होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कारण रहा है कि यह एमएसपी फिर से चर्चा में आई है। अच्छा, एमएसपी आपका जो सिलेबस दिया गया है उसमें एक अलग से टॉपिक भी दिया गया है एमएसपी, कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं के अंतर्गत एमएसपी अलग से शामिल है। लेकिन हम यह बात करेंगे कि हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है एमएसपी, जिसके लिहाज से और अत्यधिक महत्वपूर्ण बनता है। तो आप लोग जानते होंगे कि मतलब पहले हमारे किसान आंदोलन एक हो चुका था, अभी हमारे हाल ही में किसान 2.0 आंदोलन प्रारंभ हुआ है। तो अच्छा, इनकी क्या शिकायत है कि मतलब डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए। जो किसान 2.0 जो आंदोलन चल रहा है, इसका क्या कहना है, जो एमएस स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी उसको लागू कर दिया जाना चाहिए था। तो ऐसी क्या बात है इस रिपोर्ट में जो इसको लागू किए जाने की लोगों के द्वारा बात कही जा रही है? वो लोग कौन है? तो किसानों के द्वारा बात करी जा रही है। सरकार को एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक बढ़ाना, जिसे C2+50 फार्मूले के रूप में जाना जा रहा है। तो प्रश्न बन सकता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कौन सा फार्मूला शामिल किया गया है? तो C2+50%। अगर वह करंट को थोड़ा टच करना चाहेगी तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जो आयोग हमारा चाहेगा करंट का एरिया थोड़ा वो टच करने में, तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को देखने में मिल सकते हैं। तो एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार को एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से, जो भारित औसत लागत है, कम से कम 50% अधिक बढ़ा देना चाहिए सरकार को। जैसे फार्मूला की अगर हम बात करें तो क्या कहा जा रहा है? C2+50 फार्मूला। C2 पे हम लोगों ने बात कर लिया है, 50% बढ़ा दिया जाना चाहिए। तो ये आपका हो गया C2+50% फार्मूला हो गया। इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी भी शामिल की गई। पूंजी की जो अनुमानित लागत तथा भूमि पर किराया C2 भी शामिल है। तो इसमें जो किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की अनुमानित लागत तथा भूमि पर किराया C2 भी शामिल है। C2 पे हमने पहले ही बात कर ली पूर्व में ही। तो ये इसके मद्देनजर रखते हुए चर्चे में रहा। अब हम सभी लोग बात करते हैं कि मतलब कुछ प्रमुख फसलें हैं जो 2024-25 की जो प्रमुख फसलें हैं जिनके लिहाज से यह चर्चे में रहा था। जो 2024-25 की जो विभिन्न जो एमएसपी निर्धारित की गई है मुख्य फसलों के लिए, हम सभी लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो गेहूं की फसल की जो एमएसपी है 2275 रुपये। अच्छा, ये स्रोत की अगर हम बात करें तो PIB है, आप सभी लोग इस पर चेक भी कर सकते हैं। PIB जो है, अगर कोई आप सभी लोग अगर कोई देखना चाहता है ऑफिशियल साइट पे, तो PIB पे आप सभी लोगों को इसकी उचित सही मात्रा मिल जाएगी। तो उसमें जो कुछ ज़रूरी फसलें हैं हमने उसके जो एमएसपी है उसकी नोट करी है।
तो जो गेहूं की फसल में 150 रुपये की वृद्धि कर दी गई। कितने रुपए की? 150 रुपये की। पिछले वित्त वर्ष से 150 रुपये की वृद्धि करके 2275 रुपये निर्धारित करी गई है। किसकी एमएसपी? तो गेहूं की फसल की। जौ की फसल की एमएसपी कितनी है? 1850। अगर हम चने की फसल की बात करें तो 5440। अगर हम दाल, किस दाल की? जो मसूर की दाल है, तो इसकी एमएसपी का निर्धारण 6425 है। रेप सीड और सरसों की 5650 है। कुसुम की अगर हम बात करें तो 5800 है। तो ये हमारी सरकार के द्वारा इन फसलों के लिए एमएसपी जारी करी गई है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। गेहूं के लिए 2275 है, जिसमें 150 रुपये की वृद्धि करी गई पिछले वित्त वर्ष से। जौ की अगर हम बात करें जौ तो 1850, 1850 करीब। चना की अगर हम बात करें तो 5440 है, 5440 ये एमएसपी हो गई। और अगर हम दाल की बात करें मसूर की तो 6425 यह दाल की हमारी हो गई। रेप सीड की अगर हम बात करें सरसों की तो 5650 या रेप सीड सरसों की आपकी फसल हो गई, उसके लिए एमएसपी जो निर्धारित करी गई। कुसुम की अगर हम बात करें तो 5800 हो गई। तो ये जो कुछ प्रमुख फसलें हैं जिसकी हमारी सरकार की, भारत सरकार की तरफ जो जारी की गई 2024-25 में वित्त वर्ष, उसके लिहाज से हम लोगों ने बात कर ली। अब हम कुछ आगे बात करते हैं, खोपरा के लेकर के बात कर लेते हैं। खोपरा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी हाल ही में जारी की गई एमएसपी है। तो खोपरा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? मिलिंग खोपरा। मोटे तौर पर आपको अगर एमएसपी बता दें तो शायद समझ में ना आए खोपरे की, इसलिए इसके प्रकार और कहाँ कहाँ यह उगाया जाता है, किसी भी संबंधित बात को लेकर के आप प्रश्न बन सकता है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। खोपरा कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, मिलिंग खोपरा और बाल खोपरा। इसका मिलिंग खोपरा, इसका प्रयोग किस में करा जाता है? तो तेल निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। बाल खोपरा की अगर हम बात करें तो यह मावे की तरह खाने में तथा धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल किया जाता है। जो बाल खोपरा है ये धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। मिलिंग खोपरा जो तेल निकालने में प्रयोग किया जाता है। एमएसपी की 2024 में, एमएसपी कौन सी? एमएसपी 2024 300 रुपये बढ़ाकर, जो मिलिंग खोपरा है इसकी 2024 में एमएसपी को 300 रुपये बढ़ा करके 11,160 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। मिलिंग खोपरा की एमएसपी की अगर हम बात करें तो 11,160 रुपये प्रति कुंटल की दर से कर दी गई। केरल, जो मिलिंग खोपरा है केरल व तमिलनाडु में इसके सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो पहले एक एक करके समझ लीजिए अब, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो मिलिंग खोपरा का प्रयोग तेल निकालने में होता है। एमएसपी की अगर हम बात करें तो 11,160 रुपये प्रति कुंटल की दर से है। अगर ये बात करें इसका कहाँ उत्पादन अधिक होता है तो केरल व तमिलनाडु में सर्वाधिक उत्पादन मिलिंग खोपरे का होता है। अब हम नज़र डालते हैं बाल खोपरे पर। तो बाल खोपरे का मावे की तरह खाने में तथा धार्मिक अनुष्ठान में इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम एमएसपी की बात करें 2024-25 में 250 रुपये में वृद्धि करके 12,000 रुपये कर दी गई। 12,000 रुपये कर दी गई प्रति कुंटल की दर से बाल खोपरे में। बा से आप सभी लोग बाल याद रखिए, बा से 12,000 रुपये एमएसपी याद रखिए, ठीक है। और बाल खोपरे का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो कर्नाटक में। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। खोपरा 2 प्रकार का होता है, मिलिंग खोपरा और बाल खोपरा। बाल खोपरे की अगर एमएसपी से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप क्या कहेंगे? 12,000 रुपये प्रति कुंटल की दर से इसकी एमएसपी निर्धारित करी गई है। कहाँ और बाल खोपरे का अगर हम बात करें सर्वाधिक उत्पादन, जैसे कोई प्रश्न बनता है कि बाल खोपरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर से करीब 65 प्रश्न बनने वाले हैं। तो बाल खोपरा और मिलिंग खोपरा कोई हवा में तो उगता नहीं, कृषि के अंतर्गत ही तो शामिल है। तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में होता है। गेहूं, धान, ये तो सभी आप सभी लोग जानते हैं किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादित है। तो जो हालिया में फसलें चर्चित रही हैं उसके बारे में भी अच्छे से भी जानना जरूरी है। तो सर्वाधिक उत्पादन बाल खोपरे का कहाँ होता है अगर प्रश्न आता है तो आप सभी लोग क्या टिक करेंगे? कर्नाटक टिक करेंगे। वही अगर मिलिंग खोपरा, तो उम्मीद है अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बजट की बात कर लेते हैं। हमने उत्तर प्रदेश का बजट आप सभी लोगों को बारी बारी से अच्छे से पढ़ाया है, जो आपके लिहाज से इंपॉर्टेंट है। हमने उन सबकी एक लिस्ट भी आपको अच्छे से, कितना बजट किस योजना के लिए कौन कौन से टॉपिक के अंतर्गत कितना कितना पैसा आवंटित करा गया है, तो सब पर हम सभी लोगों ने बात कर ली पहले ही। तो आप सभी लोग बजट के 3 लेक्चर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे प्रश्न बनने की संभावना है बहुत ही। तो फिलहाल खैर हमने जो एग्रीकल्चर लिहाज से एग्रीकल्चर सेक्टर था उसके एक बार फिर से हमने बात निकाला है। तो हमने बताया भी था पहले, जब हम सभी लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें अच्छे से हम सभी लोग कवर करेंगे प्रत्येक टॉपिक के वाइज किस फसल की कितनी एमएसपी है, जिससे हम सभी लोग जो फसल विज्ञान पढ़ रहे हैं उसके धान के आपके जो ओराइया सटाया हुआ उसका PDF तैयार हो रहा है। जब वो तैयार हो जाएगा तो हम सभी लोग उसकी क्लासेस करेंगे। तो पेराई सत्र 2023-24 गन्ना, जो हमारा गन्ना था उसके पेराई सत्र 2023-24 के लिहाज से हम सभी लोग बात कर लेते हैं।
अगैती प्रजाति के लिए क्या रहा, तो अगैती प्रजाति के लिए 350 से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया, 350 बढ़ाकर 370 रुपये कर दिया गया। और सामान्य प्रजाति की अगर हम बात करें तो 340 से बढ़ा करके 360 रुपये कर दिया गया। अनुपयुक्त दोस्तों है, थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक है, अनुपयुक्त प्रजाति के लिए 335 से बढ़ाकर 355 कर दिया गया। तो अगैती प्रजाति, जो गन्ने की अगैती प्रजाति है, उसकी MSP कितनी है, तो आप सभी लोग क्या याद रखिए, कितने रुपए से कितना बढ़ा करके ये मत याद रखिए, बस अब आप पढ़िए ज़रूर इसको, पर ये ज़रूर याद रखिए वर्तमान समय में MSP कितनी है। तो अगैती प्रजाति की अगर हम बात करें तो 370 रुपये है। अगर हम सामान्य प्रजाति की बात करें जो आमतौर पर उगाई जाती हैं अधिकतर, 360 रुपये है, ठीक है। अनुपयुक्त प्रजाति की अगर हम बात करें तो 55 रुपये, 355। अनुपयुक्त का तात्पर्य है जैसे कोई गन्ने में कोई हल्की फुल्की खराबी आ गई, उससे संबंधित किसी प्रकार का हो गया हमारा, तो इसको ऐसे समझते हैं जैसे अनुपयुक्त, ऐसे लिख लेते हैं याद करने के लिए। अनूप ट्रिक हो गया, अनूप सामान आ गया, अनूप सामान आ गया, ठीक है। एक ट्रिक आमतौर पर शब्दों के घोलमेल से आप बना सकते हैं अपने लिहाज से याद करने के लिए। अनूप सामान आ गया, तो अनूप का 355 हो गया, ये हो गया 355। 5 बढ़ाया 60, 5 बढ़ाया 360, इसका बढ़ाया 10 बढ़ाया 70, तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पर वृद्धि हुई 5 की, यहाँ पर हुई 10 की। तो आप सभी लोग प्लीज़ 355 से अनुपयुक्त प्रजाति से याद रखिए। अनूप सामान आ गया तो 355 हो गया, 360 हो गया, 370 हो गया, ठीक है। 5-10 की वृद्धि कर दी गई, तो आप लोग ऐसे याद रखिए। तो अगैती प्रजाति की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में 370 है अगैती प्रजाति की। अगर हम सामान्य प्रजाति की बात करें तो 340 है, नहीं दोस्तों 360 है। अनुपयुक्त अगर प्रजाति की बात करें तो 355 है। तो ये जो हालिया में चर्चे में रही MSP फसलें, हमने उन पर बात कर ली। जो उत्तर प्रदेश बजट था हमारा, हमने उस पर भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं हमारा संभावित प्रश्न। हम देख सकते हैं कि यह प्रश्न आया हुआ है, तो हमने उसको उठाया था, तो आता है कि आप लोग देख सकें किस प्रकार का प्रश्न बना हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा घोषित किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा घोषित किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा घोषित किया जाता है व्यापार मंडल द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा। तो हम सभी लोगों ने अभी चर्चा कर ली थी कि जो CACP है यह क्या करता है, मूल्य का निर्धारण करता है या सिफारिश करता है, निर्धारण करता है, ठीक है, या सिफारिश करता है। और अगर हम बात करते हैं कौन सा अंतिम, हमने बात किया था, कहा था कि आर्थिक मामलों के जो मंत्रिमंडलीय समिति है, जो मंत्रिमंडलीय समिति है आर्थिक मामलों की, वह क्या करती है, अंतिम निर्णय लेती है। यह अंतिम निर्णय लेती है, ठीक है। तो CACP निर्धारण करने की सिफारिश करता है, मूल्यों का निर्धारण करता है अंतिम, और जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है यह अंतिम निर्णय लेती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने आपको समझा भी दिया है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित होता है, तो आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और अगर आप लोग इसको समझ नहीं पाए तो पूरा लेक्चर पूरा अच्छे से सुनिए और आप सभी लोगों की अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी MSP से संबंधित जो लेक्चर हमने तैयार करा था उसकी भाषा कैसी थी यह भी आप कमेंट बता सकते हैं, आपको समझ में आया कि नहीं आया, या जो सुधार करने आप सभी लोग अपनी उचित सलाह भी दे सकते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया है, और अगर हमारा लेक्चर पसंद आया है दोस्तों तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और ऐसे ही आप सभी लोगों को यहाँ पर प्राप्त होती रहेंगी PDF। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारी MSP हो गई। अब हम सभी लोग उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी से संबंधित जो महत्वपूर्ण डाटा है हम सभी लोग उसको पढ़ लेंगे, फिर हमारी जो योजनाएं परियोजनाएं उसकी PDF देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। नमस्कार।